आपदा प्रबंधन और मौसम विज्ञान केंद्र के सेमिनार में पहुंचे सीएम धामी। आपदा के दौरान विभागों के कोऑर्डिनेशन पर हुई चर्चा। सीएम ने कहा, आपदा से निपटने के लिए आज सभी को मिलकर काम करना होगा। रुद्रप्रयाग के जयंती गांव में गुलदार के हमले में महिला की मौत। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने गांव में डाला डेरा। उत्तराखंड में एक बार फिर आज बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी में जताया बारिश का पूर्वानुमान। कुमाऊं में भी हवाओं के साथ हल्की बारिश का अलर्ट। चारधाम पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। केदारनाथ में 6.5 लाख तो बद्रीनाथ में 4.5 लाख ने किए दर्शन। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री में भी पहुंचे 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर आज मानसून की तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधन और मौसम केंद्र ने मिलकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में मंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री इसमें पहुंचे हुए थे। इस वर्कशॉप में आपदा के दौरान सभी विभागों के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा, आपदा के समय आने वाली चुनौतियों से किस तरह से निपटा जाएगा, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि आपदा किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। आपदा के समय सभी को मिलकर काम करना होगा और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। हम सभी जानते हैं, जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बहुत बातें कही है कि हम प्राकृतिक आपदाओं को टाल नहीं सकते, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया से थोड़ा सतर्क रहकर और समन्वित राहत एवं बचाव कार्यों के माध्यम से जन धन की जो हानि है, उस हानि को काफी कम कर सकते हैं। यानी कि आपदा के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है, जैसा राजेंद्र सिंह जी ने भी कहा, कि सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। पूरी सजगता, संवेदनशीलता के साथ आपदा से पूर्व सारी तैयारियां हमको सुनिश्चित करनी है, क्योंकि मेरा मानना है आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक हमारा ये सामूहिक दायित्व है, जिसमें प्रशासन भी है, स्थानीय निकाय भी है, स्वयंसेवी संगठन है और आम जन, सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन विभाग तो एक नोडल जैसा विभाग है, जो सबका समन्वय करने का काम करता है। आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करती है। वहीं पुलिस कानून व्यवस्था बनाने का काम करती है। अन्य विभाग त्वरित रूप से जहां आवश्यकता होती है वहां पर जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के लोग उपचार करने के लिए घायलों को ठीक प्रकार से मदद पहुंचाते हैं। पीडब्ल्यूडी हमारा सड़क और पुलों की मरम्मत करता है। इसके अलावा अन्य भी विभाग, छोटे बड़े विभाग, सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। और इस प्रकार सभी विभाग मिलकर और सभी के समन्वित प्रयासों के माध्यम से आपदा प्रबंधन को सफल बनाते हैं, आपदा में राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आज बीजेपी की तरफ से अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेता मौजूद रहे। धामी ने अहिल्याबाई होलकर को याद करते हुए कहा कि देश में ऐसे लोग हुए जिनका की योगदान अमर है, लेकिन आज तक वो गुमनाम रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम किया जा रहा है और अहिल्याबाई होलकर ने देश में कई धार्मिक स्थल बनवाए, जिनका जीर्णोद्धार करवाया और उत्तराखंड में भी उनका योगदान अमर है। अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन
लोक सेवा को समर्पित रहा है और उसको लेकर आज उनके 300 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं। तो उस अवसर पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने देश के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ाया, जन सेवा की, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया, अनेक प्रथाओं का अंत किया, देश के अंदर अनेक बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए। उत्तराखंड में भी हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का और हरिद्वार में अनेक घाटों का निर्माण किया। इसलिए हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समाज, देश में आगे बढ़ने का जो है संकल्प लेते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस अभी से बीजेपी के मुकाबले के लिए गठबंधन की बात करने लगी है। उत्तराखंड कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता छोटे दलों से गठबंधन के पक्ष में दिख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मानते हैं कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस की विचारधारा से करीबी रखने वाले दल साथ आए तो बेहतर होगा, ताकि बीजेपी विरोध का वोट बिखरे नहीं। जब भाजपा जैसा प्रतिद्वंदी हो जो युद्ध के किसी भी नियम का पालन न करता हो, राजनीतिक युद्ध के किसी भी नियम का पालन न करता हो, तो आपका मोर्चे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित करना है। ये मेरा अपना निजी, अभी पार्टी का कोई निर्णय नहीं है, लेकिन ये मेरी निजी सोच है। देखिए, कांग्रेस की एक विचारधारा है, कांग्रेस के मूल्य हैं, कांग्रेस के सिद्धांत हैं, कांग्रेस की नीतियां हैं, और जो उस नीतियों के अनुरूप जो अन्य दलों की जिक्र उन्होंने किया है, उसमें वो समाहित होते हैं या वो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं, तो उनका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस कुमाऊं में बड़ी रैली करने जा रही है। 1 जून को नैनीताल के हल्द्वानी में कांग्रेस जय हिंद रैली करेगी, जिसमें पूर्व सैनिकों की भागीदारी रहेगी। रैली को सफल बनाने के लिए नैनीताल में कांग्रेस ने बैठक की और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो इस जय हिंद रैली को सफल बनाए। असल में ये जो ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार प्रसार जिस तरीके से कर रहे हैं, उसके मिथ को तोड़ने की ये रैली है। सैनिकों के सम्मान के लिए उनने जो साहस दिखाया, बलिदान दिया, शौर्य दिखाया, उसको समर्पित है। साथ में जो देश का मान घटा है, एक तरफ सैनिकों की जान चली गई, 8-9 हमारे साथी चले गए, हमारे एयरक्राफ्ट टूट गए, हमारे सिविलियंस मर गए सेलिंग में, और दूसरी तरफ क्या कहता है, सीज फायर की जो घोषणा है वो जो है ट्रम्प कर रहा है अमेरिका के, इससे शर्मनाक नहीं हो सकता। उत्तराखंड में 10 जून तक मानसून पहुंच सकता है और इन दिनों हो रही बारिश को मौसम विज्ञान केंद्र ने प्री मानसून डिक्लेयर कर दिया है। मौसम विभाग केंद्र ने प्रदेश में 5 जून तक तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया। ज्यादातर जिलों में बारिश के चलते दिक्कतें बढ़ सकती है। वहीं उत्तराखंड में 10 जून तक मानसून आने का पूर्वानुमान जताया गया है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई इलाकों में तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। यही प्रिकॉशन अभी जरूरत होगा। 3-4 दिन बारिश तो है, तो इस तरह की एक्टिविटी है। फिर आप देखेंगे उसके बाद 5 तारीख से देखें तो थोड़ी एक्टिविटी कम होने वाली है, करीब 5-6 डेज के लिए। और 10-11 के बाद फिर वो बढ़ेगी। तो जी, इनको हम प्री मानसून नहीं, बिल्कुल ये प्री मानसून शावर टाइप एक्टिविटीज है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है मॉइस्चर लेवल अभी काफी बड़ा है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। हाईवे पर पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े बोल्डर गिरने लग गए। इन बोल्डर्स की चपेट में बोलेरो गाड़ी आ गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। वहां पर इस वक्त उनका इलाज चल रहा है।
रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जयंती गांव में देर रात गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम गांव में डेरा डाले हुए है। खबर है हरिद्वार से, जहां पर शिवालिक नगर में महिला से चेन स्निचिंग का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। मामला 23 मई का बताया जाता है। जब महिला स्कूटी से जा रही थी तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की और भागने के चक्कर में अनियंत्रित होकर वहीं गिर पड़े। लेकिन जब तक लोग उसे पकड़ते वो वहां से फरार हो गए। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। पहले 3 दिन की नोटिस, जब हाईकोर्ट से फटकार लगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियम कानून याद आ गए। 1995 के आदेशों का भी नैनीताल में उल्लंघन होता रहा। उस्मान कांड के बाद जमीनों पर अवैध कब्जेधारियों का रसूख रहा और इस बुचड़खाने तक को हिलाकर रख दिया गया। देखिए जरा। नैनीताल के बूचड़खाने से लेकर रुकूच कंपाउंड तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। सरकारी जमीनों पर बनी अवैध झुग्गी झोपड़ियों और बिना नक्शा पास कराए गए मकानों के खिलाफ प्राधिकरण कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और अब तक 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस दे दिया गया है। इन सभी का पक्ष जानने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने अलग से एक अभियान पूरे जनपद में चलाया है, जिसमें बिना नक्शा पास कराए जो मकान बनाए गए हैं प्राधिकरण क्षेत्र में या किसी प्रकार का कोई और निर्माण व्यावसायिक या अन्य किया गया है, उस पर प्राधिकरण सर्वे करके नोटिस दे रहा है और संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनको एक सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। दरअसल नैनीकांड रेप कांड के बाद वेरिफिकेशन के दौरान रुकूच क्षेत्र में प्राधिकरण के नियमों के खिलाफ कई अवैध निर्माण का खुलासा हुआ। साथ ही शहर के दूसरे हिस्सों में भी अवैध निर्माण के साथ सरकारी जमीनों को कब्जे की भी बात सामने आई, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। जानकार बताते हैं कि सिर्फ सरकारी जमीन ही नहीं बल्कि नैनीताल शहर में पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका और वन विभाग जैसे सरकारी विभागों के भवनों पर भी कब्जा है। लोगों ने अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों की भी जांच की मांग की है। लेकिन ये विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और जो अधिकारी जो है उन आवासों को खाली नहीं करा पा रहे हो, उनकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें कहाँ कब्जे होंगे? इसमें कब्जे जो है पुराना गवर्नमेंट हाउस, कुत्ता खान, धोबी घाट और जो है ऊपर रूणकुट कंपाउंड, तल्लीताल शटर हाउस के पीछे हरिनगर, धोबी घाट, ये वाला इलाका जो है पूरे कब्जे वाला है। बहरहाल नोटिस तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस प्राधिकरण के नाक के नीचे सालों से अवैध निर्माण हो रहा है, वही प्राधिकरण क्या इन अवैध कब्जों को हटा पाएगा या नहीं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर आईपीएस रचिता जुआल ने इस्तीफा दे दिया है। आईपीएस रचिता जुआल ने नौकरी से इस्तीफा दिया है। निजी कारणों को उन्होंने वजह बताया है और इस वजह से उन्होंने कहा कि निजी कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं रचिता जुआल। मौजूदा समय में एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात थी। शासन में अब रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने भेज दिया है। देहरादून आईपीएस रचिता जुआल ने अपना इस्तीफा दिया। निजी कारण बताते हुए रचिता ने अपना ये इस्तीफा सौंपा है। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनका कहना है कि उन्होंने अब जो शासन को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है। इस वक्त अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो एसपी विजिलेंस के पद पर वो कार्यरत हैं। और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अब तक 6,73,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए। शुक्रवार को 24,232 भक्त केदारनाथ पहुंचे। तो आप समझिए कि भले मौसम खराब हो, विषम परिस्थितियों में भी किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनका आना लगातार केदारनाथ में जारी है। और बताया जा रहा है कि 6,75,000 लोगों ने अब तक केदारनाथ धाम में पहुंचकर दर्शन पूजन कर लिए हैं।
बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो यहां पर भी 4,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि रोज यहां पर तकरीबन 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं और धाम में पहुंचकर वो प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ करते हैं। प्रकार से एक अटूट श्रद्धा के साथ यात्री निकल रहा है, दर्शन कर रहा है। और ये बद्रीनाथ केदारनाथ में जिस प्रकार से यात्रा उमड़ पड़ी है और बद्रीनाथ में जिस प्रकार से अभी 4.25 लाख यात्री पहुंच चुका है, हफ्ते के ऊपर ये 4.5 पौने 5 लाख तक चले जाएगा। और जो यात्री की सुविधा के अनुसार सरकार जिस प्रकार से नितांत चारों धामों की रोड पे नितांत रूप से लगी पड़ी है, जिस प्रकार से मौसम भी कभी कभी बहुत खराब हो जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यात्रा सुलभ हो रही है उसके लिए प्रदेश सरकार भी प्रयत्नशील है। और गंगोत्री यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यहां पर भी लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है। 6,26,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक यहां दर्शन कर चुके हैं। अगर खाली यमुनोत्री की बात की जाए 3,19,000 से ज्यादा तीर्थयात्री यहां पर पहुंचे हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 3,07,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन अब तक कर चुके हैं। यात्री भी व्यवस्थाओं को लेकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है, जहां पर हर दिन 1400 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। कल बीती रात बताया जा रहा था कि जिस तरह से वहां पर जबरदस्त बर्फबारी हुई, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर रोजाना 1400 यात्री पहुंच रहे हैं। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे और अभी तक 13,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में पहुंच चुके हैं। वहीं हेमकुंड बर्फबारी के बाद से वहां चारों तरफ बर्फ की सफेद और मोटी चादर दिखाई दे रही है। और चंपावत से खबर लेते हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 60 लोग बीमार हो गए हैं। शादी का खाना खाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है, हालत बिगड़ी है। फिलहाल तो सभी को लोहाघाट में मेडिकल टीम के लिए गांव के रवाना कर दिया गया है। चंपावत के सीलिंग गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर लोहाघाट से मेडिकल टीम गांव के लिए रवाना कर दी गई है, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है। करीब 60 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग का मामला है। एक शादी में खाना खाने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और अब बताया जा रहा है कि लोहाघाट से मेडिकल टीम गांव के लिए रवाना कर दी गई है, ताकि इनके हालचाल को देखा जा सके। बातचीत करने के लिए विजय वर्धन उप्रेती इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। विजय, कब की घटना है ये और फिलहाल जो बीमार है उनकी स्थिति क्या है? क्या डॉक्टरों की टीम पहुंच चुकी है वहां पर? जी, मैं आपको बताऊं, अभी ये घटना प्रकाश में आई है, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है पच्चीसवत की ओर, उधर का ये सीलिंग गांव बताया जा रहा है। 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग के बाद बीमार हुए हैं, उल्टी दस्त के शिकार हुए हैं, जिससे तकरीबन 1 दर्जन लोग जो बीमार लोग हैं उनको लोहाघाट मेडिकल टीम वहां पर आई है लोहाघाट के, तो उनका इलाज लोहाघाट में चल रहा है। लेकिन जो तकरीबन 50 के आसपास लोग हैं उनके इलाज के लिए मेडिकल टीमें लोहाघाट से रवाना की गई हैं, और उसके बाद ही ठीक जब मेडिकल टीम वहां पर पहुंचेगी जो हकीकत है तब सामने आएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग के कारण इन लोगों की तबीयत यहाँ पर खराब हुई। जी ठीक है, कुल कितने लोग हैं? 60 लोग तो बताए जा रहे हैं, क्या इससे ज्यादा भी हो सकती है क्या इनकी संख्या? प्रशासन की ओर से जो बताया जा रहा है 85 से 60 ही लोगों के बीमार होने की वहाँ पर सूचना उनको मिली है, और ये संख्या हो सकता है कि कुछ हद तक बढ़ भी जाए, लेकिन अभी 60 के आसपास ये लोग बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जानकारी देने के लिए। रुद्रप्रयाग के क्रोंच पर्वत पर स्थित पवित्र कार्तिकेय स्वामी जी की डोली बद्रीनाथ की यात्रा पर निकली है। यात्रा में सैकड़ों भक्त भी शामिल हुए हैं। शुक्रवार को भगवान कार्तिकेय की डोली ने गोपीनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया। आज यात्रा जोशीमठ पहुंचेगी। इसके बाद इनका जो अगला पड़ाव होगा भगवान का, वो कार्तिकेय की डोली बद्रीनाथ पहुंचकर वसुंधरा जलप्रपात के पवित्र जल में स्नान करने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेगी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सफल बनाने के लिए भगवान नृसिंह के दर्शनों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जोशीमठ का नृसिंह मंदिर पार्किंग की समस्या के चलते तीर्थ यात्रियों के लिए भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। बद्रीनाथ के दर्शन से पहले लाखों श्रद्धालु नृसिंह मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन पार्किंग ना होने की वजह से इलाके में जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी होती है। वहीं पर BKTC के उपाध्यक्ष का कहना है कि मंदिर समिति जल्द ही CM से मिलकर इस पर बात करेगी और पार्किंग बनाने के लिए मांग भी करेगी।
बड़े दुख के साथ हम वहाँ पे देखते हैं कि यात्री लाइन में गाड़ी लगा के खड़ा हो गया, पीछे जाम लग गया, आगे जाम लग गया। फिर डिग्री कॉलेज के आगे तक लोग गाड़ी लगा करके वापस दर्शन करने आ रहे हैं। इससे बड़ी अव्यवस्था और बड़ी अश्रद्धा दोनों बातें हो रही हैं। हमारा तो बार बार निवेदन है सरकार से कि यहाँ पे एक बढ़िया सी पार्किंग हो, जैसा कॉरिडोर केदार में बना है, जैसे कॉरिडोर बद्रीनाथ में बना है, ऐसी ही भगवान नरसिंह के आसपास एक बढ़िया सी पार्किंग हो जाए। और अल्मोड़ा से खबर, जहां पर पिछले साल अक्टूबर में लैंडस्लाइड की वजह से क्वारब हाईवे बंद हो गया था और प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए रात को हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जल्द लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि विभाग अब 2 किलोमीटर का बाईपास बनाने की कार्य योजना बना रहा है, जिसमें 2 वैली ब्रिज भी होंगे। हाईवे के बंद होने पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में ये काम करेगा। है उसको भी हमने पीएमजीएसवाई में लेकर के उसको भी काम चालू कर रखा है हमने कि एक वैकल्पिक मार्ग बना रहे। और इसके अलावा भी हमने भारत सरकार के माध्यम से वहीं नीचे पुल के नीचे से हमने एक रोड सीधे हनुमान मंदिर के ठीक सामने से करीब 2-2.5 किलोमीटर का वो रोड बनेगा, 2 वैली ब्रिज बनेंगे, उसका पैसा भी हमने मंजूर कर दिया। 3 किलोमीटर जिसमें 1.7 किलोमीटर नया हिल साइड कटिंग जो कि हमारे प्रांतिक स्टेट पीडब्ल्यूडी ने करना है, उसको मोर्थ ने स्वीकृत कर दिया है। इसमें 10 करोड़ 65 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। उसमें 2 बैले ब्रिज का भी निर्माण होना है, जो सीधे क्वारब से डोबा पर और डोबा से हम सीधे चौसली 3 किलोमीटर में एक डाइवर्जन के रूप में एक नया एसेट भी क्रिएट होने जा रहा है। इस पर भी पैरेलल स्टेट पीडब्ल्यूडी काम करेगी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ।